नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। सचिवालय में आयोजित प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन में विकसित उत्तराखंड 2047 पर हुआ मंथन। मुख्य सचिव बोले, जमीनी हकीकत के आधार पर बनेगी मजबूत विकास नीति। ऋषिकेश चंबा के बीच बगड़धार में वाहनों की आवाजाही के लिए खुला गंगोत्री नेशनल हाईवे। भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आने के कारण बीती रात किया गया था बंद। और दिसंबर से बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस। फास्टैग से कटेगा शुल्क, बॉर्डर पर लगाए गए कैमरे। अब समाचार विस्तार से। सचिवालय देहरादून में 2 दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत हो गई। सम्मेलन में उत्तराखंड सरकार ने अपनी दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए विकसित उत्तराखंड 2047 की रणनीति पर व्यापक चर्चा की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने एओसी को क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया। उन्होंने कहा कि आमने सामने की भागीदारी तालमेल को मजबूत करती है और उन क्षेत्रीय मुद्दों पर स्पष्टता लाती है जिनके समाधान के लिए नीति स्तरीय हस्तक्षेप आवश्यक है। मुख्य सचिव ने अनियोजित शहरी विस्तार को रोकने के लिए नियोजित और सतत शहरीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड 2047 तभी साकार होगा जब नीति निर्माण में जमीनी हकीकत का समुचित प्रतिबिंब हो। प्रमुख सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने विकसित उत्तराखंड 2047 की विजनिंग प्रक्रिया पेश की और 2025 से 2047 तक सतत विकास प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित व्यापक आर्थिक मार्गों का ब्यौरा दिया। खबर में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश चंबा के बीच बगड़धार में रात भर बंद रहा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर बगड़धार में बीआरओ की ओर से मलबा बोल्डर हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहां काफी मात्रा में मलबा बोल्डर आ जाने के कारण आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो रही थी। आमजन की सुरक्षा और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बगड़धार में नेशनल हाईवे पर सभी वाहनों की आवाजाही बीती रात प्रतिबंधित कर दी थी। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि आज सुबह मलबा साफ करके वाहनों की आवाजाही सुचारू कर दी गई है। टिहरी के अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने एनडीपीएस के तहत विभिन्न विभागों की ओर से नशीली दवाओं और मन प्रभावी पदार्थों से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की। इस सिलसिले में आयोजित बैठक में उन्होंने स्कूल में प्रार्थना के दौरान बच्चों को नशा मुक्ति को लेकर जागरूक करने, ड्रग टेस्टिंग करने, शिकायत पेटिका को सक्रिय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अफीम, खसखस, पोस्त की अवैध खेती को पकड़ने के लिए संयुक्त रूप से चेकिंग करने को कहा गया। समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र का प्रस्ताव उच्च स्तर पर भेजा गया है। वन विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सूचना विभाग, आबकारी विभाग की मासिक कार्रवाई की भी जानकारी इस दौरान ली गई। औषधि निरीक्षक ने इस मौके पर बताया कि माह नवंबर में अब तक जिले में 18 मेडिकल स्टोर की चेकिंग कर 6 सैंपल लिए गए। 5 नोटिस जारी करने के साथ ही 2 दुकानों में क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। अगली खबर की बात करेंगे। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन सेस लगेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि दूसरे राज्यों से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही एंट्री टैक्स के रूप में ग्रीन सेस देना होगा। जानकारी के मुताबिक ग्रीन सेस की वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होगी और वाहनों के फास्टैग से पैसे स्वतः कट जाएंगे। इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पूरे प्रदेश में 40 से अधिक एएनपीआर कैमरे लगाए गए हैं। आरटीओ देहरादून संदीप सैनी के मुताबिक परिवहन विभाग ने इस पूरी व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है। यह कंपनी उत्तराखंड की सीमाओं पर लगे 16 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिक्रिशन कैमरों के जरिए बाहरी वाहनों की पहचान कर सेस वसूली करेगी। इन कैमरों में एक मुख्य एंट्री गेट पौंटा साहिब पर है, जबकि बाकी कैमरे उत्तर प्रदेश बॉर्डर के विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक ग्रीन सेस से हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है।
इसमें परिवहन विभाग द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे मुख्यालय के स्तर से जितने भी ANPR कैमरास जो हैं वो स्थापित करवा दिए गए हैं। ये पूरे स्टेट में हमारे लगभग 40 से ऊपर की संख्या में कैमरे हैं। जो भी बाहर से आने वाली गाड़ियां होंगी इसमें, उनसे ये एंट्री सेस लिया जाएगा और ये प्रतिदिन 24 घंटे के लिए ही वैलिड होगा। अगर वो गाड़ी दोबारा स्टेट के अंदर एंटर करती है तो उसको दोबारा टैक्स ये जो है ग्रीन सेस देना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। फास्टैग के माध्यम से ये ग्रीन सेस लिया जाएगा और दिसंबर माह में पूरी ऐसी कोशिश है कि ये चालू कर दिया जाए। मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय विज्ञान प्रतियोगिता पत्रवाचन में राष्ट्रीय स्तर पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी की छात्रा अंशिका जग्गी ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार ने अंशिका और उनके अभिभावकों को सम्मानित भी किया। विद्यालय के विज्ञान के अध्यापक रूप सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड प्रांत से 3 छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था, जिनमें से 2 छात्राओं अंशिका जग्गी रुद्रप्रयाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI विषय पर पत्र वाचन कर किशोर वर्ग में प्रथम और श्रेष्ठा पुंडे रुड़की ने विज्ञान प्रदर्श तरुण वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंशिका के प्रथम स्थान पर आने में जनपद और प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ है। साल उसने AI उसको टॉपिक मिला था जो विद्या भारती द्वारा निर्धारित होता है पहले से टॉपिक, और उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया नेशनल स्तर पर। ये हमारे लिए पूरे रुद्रप्रयाग जनपद के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि जबकि पूरे देश में, पूरे चाहे साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे बच्चे वहाँ आए होंगे और उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो टोटल हम 5 कॉम्पिटिटर होते हैं क्षेत्र में, तो उन 5 कॉम्पिटिटर्स में भी जो विनर बनता है वो नेशनल लेवल के लिए सेलेक्ट होता है। और नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो बच्चे विनर्स होते हैं। वो विनर्स होते हैं अपने क्षेत्र के, जो बच्चे इतने लेवल पार करके नेशनल तक आए हैं। हमारे इंडिया में टोटल 11 क्षेत्र में डिवाइडेड किया गया है सारे स्टेट्स को मिलाकर। तो उन 11 क्षेत्र से 11 कॉम्पिटिटर्स आते हैं और वहाँ पर कम्पीट करते हैं। पर उन 11 कॉम्पिटिटर्स में से ही कोई एक बच्चा होता है जो विनर बनता है, और वो विनर बनने का मौका इस साल लकीली मुझे मिला, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड हैप्पी। सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य शशि मोहन उनियाल ने बताया कि अंशिका जग्गी की यह उपलब्धि न केवल विद्यालय परिवार के लिए बल्कि जिले और राज्य के लिए भी गौरव का विषय है। उन्होंने छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। वर्ग में इसने प्रतिभाग किया था। इसका विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें इसने राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभाग किया और पूरे देश भर में पहला स्थान बनाया है, जिसके लिए श्रेय उसको तो जाता ही है। स्वयं में इतनी जागरूक है कि उसने अपने स्तर से इसकी तैयारी की थी, और साथ ही जो अपने विज्ञान के प्रमुख हैं विद्यालय के समान रूप सिंह रावत जी, उनका भी इसको सहयोग मिला, परिवार का सहयोग मिला, अपने जो उसके कोलिन्स हैं, सहपाठी हैं, उनका सहयोग मिला। निश्चित रूप से इन सब के सहयोग से उसने ये मुकाम हासिल किया है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही देहरादून चिड़ियाघर में जानवरों की डाइट और देखभाल में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम के अनुसार जानवरों को पौष्टिक और गर्म भोजन दिया जाएगा ताकि वो स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहें। बाघ और तेंदुए को सर्दी के दिनों में अब 12 से 16 किलो मांस दिया जाएगा। यह मात्रा गर्मियों की तुलना में अधिक है ताकि उन्हें शरीर में आवश्यक प्रोटीन और ऊर्जा मिल सके। सिर्फ खान पान ही नहीं, जानवरों के रहने की व्यवस्था में भी बदलाव किए जा रहे हैं। जो जानवर जमीन पर रहते हैं उनके बाड़ों में पराल बिछाई जा रही है ताकि उन्हें ठंड जमीन से बचाया जा सके। जैसे हमारे बड़े जानवर हैं, जैसे हिरन है, हमारे पास 4 प्रकार के हिरन हैं। एक स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, घुरल है और बार्किंग डियर है। तो इनके लिए क्या है कि खाने में भी चेंज है, और रहने के लिए हमने क्या है कि पराल होता है, जो घास पराल है, पराल मंगा की दी है, और जो शेड बने हुए हैं उनके, उन शेडों में पराल डाल दी है। तो कुछ वो पराल भी खाते हैं और उसमें आराम से लेट जाते हैं। और जैसे टाइगर है, और इनका तो हमारा जो रहने का वो जो उसका बाड़ा है, उसमें रोज़ हम नेचर का जो पानी है उसको बदलते हैं। खाने का उसका डॉक्टर साहब जो है कि उसका मीट का जो है हमारा 12 किलो से 16 किलो तक हम उसको मीट प्रोवाइड करते हैं। उसमें ऐड कर देते हैं जो हमारी बर्ड्स हैं जो एग्स खाती हैं, उनको बॉयल्ड एग्स शुरू कर देते हैं, प्लस उनको प्रोटीन सब्सटेंसेस हम ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं।
उसका मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जब एनर्जी बॉडी में पर्याप्त रहेगी तो ठंड का असर नहीं होगा उनके ऊपर। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।